अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। आप शायद इस शख्स को जानते होंगे। ये एलन मस्क है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। जैसे कभी हमारे भारत में मनमोहन सिंह के बारे में ये कहा जाता था कि वो सोनिया गांधी के रिमोट कंट्रोल हैं, ठीक उसी तरह से आज दुनिया एलन मस्क के बारे में ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप इसके रिमोट कंट्रोल है। खैर, आज इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल इस शख्स को मुसलमान काफ़ी चुभ रहे हैं और ये दुनिया के हर एक मुसलमान से अपनी नफरत का इजहार कर रहा है। आखिर क्यों एलन मस्क को हमारे देश की मेजोरिटी की तरह दुनिया के मुसलमान खटक रहे हैं और वो उनमें क्यों कमियां निकाल रहा है? आज मैं इस बात से पर्दा हटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप दुनिया में क्या हो रहा है उससे थोड़ा वाकिफ हो जाएं। दरअसल दुनिया में आज दो देश ये सपना देख रहे हैं कि पूरी दुनिया उनकी गुलाम हो जाए। उनमें एक तो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके आसपास के जितने भी मुल्क हैं उन सभी पर उनका कब्जा हो जाए और इजराइल को वो ग्रेट इजराइल बना लें। और एक दूसरे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी राष्ट्रपति बने भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी एक सपना देखा है और वो सपना है अखंड अमेरिका का। जैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद का उद्घाटन किया था तो उसमें संसद की एक दीवार पर भारत का एक नक्शा बनाया गया था, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी पड़ोसी मुल्क को अखंड भारत का हिस्सा बताया गया था। ठीक वैसे ही एक नक्शा डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस नक्शे में उन्होंने कनाडा को भी जोड़ा है और दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि वो आने वाले वक्त में कनाडा नाम के देश को अमेरिका में मर्ज करेंगे और कनाडा को अमेरिका का एक स्टेट बनाएंगे। हालांकि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, उन्होंने अमेरिका की इस सोच पर स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन उठाया है और ये कहा है कि शायद अमेरिका आने वाले वक्त में कनाडा को अपने देश का 51वां राज्य बनाने के लिए इकोनॉमिक फोर्स का इस्तेमाल करेगा, लेकिन कनाडा को ऐसा नहीं करना देना चाहिए। इसके अलावा डेनमार्क ने भी अमेरिका को लताड़ लगाई है और ये कहा है कि जिस ग्रीनलैंड को अमेरिका अपने देश में शामिल करना चाहता है, वो ग्रीनलैंड को कभी भी अमेरिका में शामिल नहीं होने देंगे। और अगर अमेरिका ये सोचता है कि दुनिया के बाजार में देशों की सेल लगी है और वो जिस देश को चाहे खरीद लेगा, तो ऐसा नहीं होगा। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इन देशों को अपना हिस्सा बनाता है और अगर बनाएगा भी तो फिर इसके लिए वो क्या करेगा? क्या इजराइल की तरह उन पर हमला करके उन्हें कब्जे में लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप कोई दूसरा रास्ता इसके लिए निकालेगा? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अखंड अमेरिका का सपना देख रहा है तो फिर इसके लिए वो युद्ध का ही सहारा लेगा। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बयान आया और उसने ये कहा कि अगर हमास ने इजराइल के हॉस्टेजेस यानी बंधकों को नहीं छोड़ा तो फिर वो पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देगा। सोचिए, जिन चंद हॉस्टेजेस के लिए इजराइल पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद कर चुका है और आज तक भी 230 हॉस्टेजेस के लिए गाजा के लोगों को लगातार मार रहा है। अब उन हॉस्टेजेस के लिए अमेरिका ये कह रहा है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर देगा। यानी ऐसा लगता है कि अमेरिका दुनिया का दादा है और वो जो चाहे कर लेगा और कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जिस हॉस्टेजेस का हवाला देकर अमेरिका और इजराइल धमकियां देते हैं और जिसे चाहे आतंकवादी बता देते हैं, वो सिर्फ एक शगुफा है जो इन दोनों देशों ने मुस्लिम देशों को बर्बाद करने के नाम पर छोड़ रखा है। जैसे कल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि उसके देश को अपनी मिलिट्री ताकत को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसी फोर्सेस दाखिल हो रही हैं जो उसके लिए खतरा बन सकती हैं और ये फोर्सेस ईरान से हज़ारों गुना ज़्यादा तक ताकतवर हैं। इसीलिए आज इजराइल को ज़रूरत है अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने की।
इजराइल का इशारा दरअसल तुर्की की तरफ है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर सीरिया की इंटीग्रिटी को कुछ हुआ या फिर सीरिया की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर तुर्की सीधा हमला करेगा। और इसीलिए इजराइल ने महज 10 घंटे पहले एक लीगल कमेटी बनाई है और इस कमेटी से ये कहा है कि वो तुर्की के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ा जाए इसकी तैयारी करें। यानी आने वाले वक्त सिर्फ और सिर्फ युद्ध की आहट दे रहा है और इस आहट के बीच मुसलमानों के लिए नफरत और ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे आजकल दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत जाहिर कर रहे हैं। और आज मैंने आपके लिए एलन मस्क की सोशल मीडिया पर लिखी गई और रीट्वीट की गई कुछ पोस्ट निकाली हैं, जिनसे आप ये समझ पाएंगे कि एलन मस्क के दिल में मुसलमानों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है और वो अब धीरे धीरे बाहर आ रही है। जैसे एंड्रयू टेट नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और इस्लाम को एक क्राइम करने वाली समस्या बताया और ये कहा कि ये समस्या और बड़ी हो उससे पहले इस्लामिक क्राइम को यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से उखाड़ फेंकना चाहिए। और इस आदमी की इस पोस्ट को एलन मस्क ने सही करार दिया और ये कहा कि जो बातें इस आदमी के द्वारा मुसलमानों और इस्लाम के बारे में लिखी गई हैं वो सभी सही हैं और सच है। कहने का मतलब यह है कि इन दिनों एलन मस्क लगातार मुसलमानों और इस्लाम को बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि दरअसल इस्लाम एक अच्छा मज़हब नहीं है और इसके मानने वाले मुसलमान भी अच्छे लोग नहीं हैं। खैर, हमें ये लगता था कि मुसलमानों को निशाना और उन्हें बदनाम सिर्फ हमारे अपने देश में किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। खैर, अपने देश की खबर आपको बताती हूँ और आपको अलीगढ़ लेकर चलना चाहती हूँ, जहाँ की जामा मस्जिद को अब शिव मंदिर बताया गया है। एक शख्स ने अलीगढ़ कोर्ट में एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि अलीगढ़ की जामा मस्जिद जहाँ बनी है दरअसल वहाँ एक शिव मंदिर था। और जानते हैं, अलीगढ़ की कोर्ट ने ये याचिका एक्सेप्ट भी कर ली है और इस याचिका पर सुनवाई आने वाली 15 फरवरी को है। इसके बाद कोर्ट ये ऑर्डर दे देगी कि मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, इसकी खुदाई होनी चाहिए और फिर वही होगा जो अयोध्या में हुआ, जो काशी में हुआ। लेकिन जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अब कुछ अपने लोग दीन से हट रहे हैं। जैसे आप शेहला रशीद नाम की एक महिला को ही ले लीजिए। कभी ये जेएनयू की क्रांतिकारी लाल सलाम करने वाली, आज़ादी मांगने वाली महिला हुआ करती थी, लेकिन आज तक ये बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई है और इन्हें सब कुछ ठीक लग रहा है। जैसे कल इन्होंने एक बयान दिया कि ये कहा कि मथुरा में शाही मस्जिद को लेकर जो विवाद है वो सही है और ऐसे बहुत सारे सबूत मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि मथुरा की शाही मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि मथुरा के मुसलमानों को खुद ही बड़ा दिल दिखाते हुए विवादित जमीन को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। शेहला रशीद ये भी कहती हैं कि अगर कोई ज़मीन विवादित है तो फिर उस पर नमाज वाजिब नहीं होती। खैर, शेहला रशीद जैसे लोग बहुत कम हैं और अच्छे लोग ज़्यादा हैं। जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कल 6 सगे भाइयों ने 6 सगी बहनों से शादी की। पाकिस्तानी मीडिया में पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी का इंतज़ार दोनों घर के लोग पिछले 1 साल से कर रहे थे और इसकी वजह से जो सबसे छोटी बहन थी वो 18 साल से कम की थी, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 18 साल हुई सभी 6 बहनों की शादी 6 भाइयों से हो गई। उन्हीं में से एक दूल्हे का बयान आज मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। दरअसल एक दूल्हे ने यह कहा कि उनका इस तरह शादी करने का मकसद अपने देश के लोगों और दुनिया को ये बताना था कि इस्लाम में शादी और निकाह एक बोझ नहीं बल्कि सुन्नत है और इस सुन्नत को जितनी सादगी से किया जाए उतना ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।